नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम देख रहे हैं पाचन तंत्र को, और पाचन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग और कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं उसको हमने पिछली क्लास के अंतर्गत देखा था। इसके अलावा हमने मुख और मुख गुहा के बारे में भी पढ़ा था, और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं ग्रसनी, उसके बाद में ग्रास नली और उसके बाद में आमाशय के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और इसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो मुख है और मुख गुहा है, मुख और मुख गुहा के बारे में देखा था। हमने देखा था कि जो मुख होता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे तालु है, दांत है, जीभ है, इसके अलावा जो लार ग्रंथियां होती हैं वो सब कुछ कैसे पाई जाती हैं और कैसे अपने कार्यों को संपादित करती हैं। इसके बाद में हम देखने वाले हैं ग्रसनी को। किसको देखने वाले हैं? ग्रसनी, अर्थात आहार नाल का जो दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? फेरिंग्स कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ग्रसनी क्या होती है। दोस्तों, जो ये ग्रसनी होती है ये हमारे मुख गुहा के पीछे की ओर एक कीप के आकार की, कैसी होती है? कीप नुमा एक त्रिकोणीय संरचना होती है। कीप के आकार की एक त्रिकोणीय संरचना होती है। अभी हम इसका एक डायग्राम भी देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक कीप नुमा त्रिकोणीय संरचना होती है, और ये जो संरचना होती है ग्रसनी, ये हमारे श्वसन में व पाचन तंत्र में, अर्थात श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों के अंतर्गत क्या होती है? कॉमन अंग होती हैं। दोनों के अंतर्गत कॉमन अंग होती हैं, दोनों में ही काम में आती हैं। इसका कुछ हिस्सा होता है वो हमारी नासा गुहा के पीछे की तरफ, अर्थात नाक की जो गुहा होती है उसके पीछे की तरफ पाया जाता है। कुछ हिस्सा होता है वो मुख के पीछे की तरफ पाया जाता है, या मुख गुहा के पीछे की तरफ पाया जाता है, और इसका तीसरा जो हिस्सा होता है वो आपके कंठ के पास पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जो ये ग्रसनी होती है, इस ग्रसनी के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। कितने भागों में बांटा जा सकता है इसको? 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो नासा गुहा के पीछे की तरफ हिस्सा है उसे हम क्या बोल देंगे? नासा ग्रसनी, अर्थात नेजोफेरिंग्स। क्या बोल देंगे? नेजोफेरिंग्स। जो मुख की पीछे की तरफ हिस्सा है या मुख गुहा के पीछे की तरफ हिस्सा है उसे हम क्या बोल देंगे? मुख ग्रसनी। और जो आपके इन दोनों के नीचे की तरफ हिस्सा है उसे हम बोलते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ है इस कारण उसे क्या बोलेंगे? हमें अधोग्रसनी कहेंगे। अधो का मतलब होता है नीचे, या क्योंकि ये कंठ के पास होता है तो इस कारण इसे कंठग्रसनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठग्रसनी, अर्थात नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, या लेरिंगोफेरिंग्स जिसे कहते हैं। तो ये 3 हिस्से हो गए, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ये 3 हिस्से होते हैं, ये ग्रसनी के पाए जाते हैं। कैसे आकार की होती है? कीप नुमा होती है, त्रिकोणीय होती हैं, और श्वसन और पाचन तंत्र दोनों में ही काम में आती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? ग्रसनी के बारे में। और ग्रसनी के बारे में हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। यह हमने इसकी संरचना के बारे में देख लिया। अब इसके बाद में यदि हम इसका कार्य देखें, भाई ये क्या काम करती हैं, ये क्या कार्य करती हैं, तो जो इसका कार्य होता है वो होता है भोजन को निगलना। भोजन को निगलना। आपको बताया था कि जब हम भोजन खाते हैं तो वो लार के साथ मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद एक लसलसा पदार्थ बनता है, और वो लसलसा पदार्थ होता है वो जीभ की सहायता से एक बोल रूपी संरचना के अंदर बदल जाता है, और उस बोल रूपी संरचना को हम क्या बोलते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। और ये बोलस होता है, इसको निगलने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस ग्रसनी के द्वारा किया
जाता है। तो ये सब कुछ हमने देख लिया किसके बारे में, ग्रसनी के बारे में। यदि इस ग्रसनी का हम डायग्राम भी देखें तो हम इसका डायग्राम देख सकते हैं। तो यहां पर हम डायग्राम भी इसका देख सकते हैं। दोस्तों ये है हमारी, ये जो हिस्सा है ये नाक के पीछे की तरफ, सॉरी ये वाला जो हिस्सा है ये यहां पर देखिए, ये वाला जो ग्रसनी वाला पार्ट है जो आपके हरे रंग का दिखाई दे रहा है, ये तो है हमारा कौन सा, नासा ग्रसनी। क्या है, नासा ग्रसनी। ये वाला जो हिस्सा, ये तो हो गई है नासा गुहा, और ये वाला जो हिस्सा हो गया है ये हो गया आपकी नासा ग्रसनी। इसके बाद में ये है हमारी मुख गुहा, और ये मुख गुहा के पीछे वाला जो ये पीला पीला हिस्सा है, जो ये पीला हिस्सा है ये है को क्या, मुख ग्रसनी। कौन सा हिस्सा हो गया है, मुख ग्रसनी। और इसके बाद में ये जो तीसरा जो आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा है, ये हो गया है कंठ ग्रसनी। ये कौन सा हिस्सा हो गया है, कंठ ग्रसनी। तो इस प्रकार से जो फेरिंग्स होता है, जो ग्रसनी होती है, उसके 3 हिस्से पाए जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा पाचन तंत्र का अंग कंप्लीट हो गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट अंग के बारे में बात करने वाले हैं, और वो अंग है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रास नली। क्या कहते हैं, ग्रास नली, या इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रसिका भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, इसोफेगस कहा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ग्रास नली होती क्या है। दोस्तों अभी आपको बताया कि जो ग्रसनी होती है वहां से ये ग्रास नली प्रारंभ होती है, और इसके बाद में ये आपके आमाशय तक जाती हैं। जो हमारे मुख होता है यहां से प्रारंभ होके ये हमारे आमाशय तक जाती हैं। यहां इसकी जो लंबाई होती है ये लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ग्रास नली की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। कहां से प्रारंभ होती है, ये प्रारंभ होती है ग्रसनी से, और कहां तक जाती है, ये जाती है आमाशय तक जाती है। और आमाशय में इसका जो हिस्सा होता है वो एक अवरोधिनी बनाता है, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो इसकी लंबाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है। और जो भोजन को हम निगलते हैं, जो भोजन ग्रसनी के द्वारा निगला जाता है, वह भोजन आपका इसोफेगस के द्वारा ही कहां तक पहुंचता है, आमाशय तक पहुंचता है। यह हमें ध्यान रखना है। अब भोजन को जो हम निगलते हैं, जैसे मान लो कि ये भोजन को हमने निगला है और ये भोजन का बोलस है। इस संरचना को अभी आपको बताया था, क्या बोलते हैं, बोलस। क्या कहते हैं भाई, बोलस कहते हैं। अब ये बोलस होता है, ये कहां जाता है हमारी, ये जाता है हमारी ग्रास नली में, और ग्रास नली में ये आगे की ओर बढ़ता है। ग्रास नली में ये आगे की ओर कैसे बढ़ता है, यहां पर एक गति पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कर्मा कुंचन गति। कर्मा कुंचन गति याद रखने की चीज है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारी ग्रास नली होती है या ग्रसिका होती है, इसमें भोजन होता है, कौन सी गति की सहायता से आगे बढ़ता है, उसे बोलते हैं हम कर्मा कुंचन गति। अब ये कर्मा कुंचन गति क्या होती है, इसको हम समझते हैं। मान लो ये हमारी ग्रास नली है, अब ये ऐसे सीधी थी, अभी इसको समझने के लिए हम ऐसे आरडी मान लेते हैं। और इसके अंदर अभी आपको बताया ये क्या है, ये है बोलस। जो भोजन हमने खाया था, जिस बोल रूपी संरचना जो बन गई थी, वो क्या है, ये बोलस है। अब जब बोलस आ गया तो यहां से ये ग्रास नली होती है, ये क्या हो जाती है, यहां से इसमें क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। अर्थात यहां से ये संकुचित हो जाती है और यहां से भी ये संकुचित हो
जाती है। अर्थात बोलस के पीछे का जो हिस्सा होता है वो कैसा हो जाता है, संकुचित हो जाता है। और जब संकुचन होता है तो ये किस ओर बढ़ता है, इसको आगे की ओर धक्का देता है, और आगे की ओर धक्का देता है तो ये बोलस किस ओर बढ़ता है, हमारे आमाशय की ओर बढ़ता है, ऐसे नीचे की ओर बढ़ता है। क्यों भाई, क्योंकि इसके पीछे की तरफ क्या होता है, धक्का लगता है। कैसे धक्का लगता है, क्योंकि जो ग्रास नली होती है उसमें क्या होता है, संकुचन होता है, उसमें क्या होता है, संकुचन। और जैसे ही संकुचन होता है ये आपका जो बोलस होता है ये किसकर कहां आ जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। जैसे ही मान लो ये बोलस है हमारा, ये यहां पर पहुंचा, मान लो ये बोलस कि शक्कर कहां पहुंच गया, यहां पर। अब इसके बाद में यहां पर फिर से क्या होगा, संकुचन होगा। अर्थात अब इस बोलस के पीछे वाला जो हिस्सा होगा वो दोबारा से क्या होगा, संकुचित होगा। और जब संकुचित होगा तो ये फिर कहां बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। ये किस ओर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा बोलस होता है वो आगे की ओर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे संकुचन होता जाता है, उसके पीछे की तरफ से ग्रास नली संकुचित होती है, वैसे वैसे वो बोलस होता है वो लगातार कहां बढ़ता जाता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है। और इस प्रकार के संकुचन, क्योंकि ये लगातार हो रहा है, पहले यहां हुआ, जैसे ही आगे बढ़ा फिर यहां पर हुआ, फिर आगे बढ़ा फिर आगे हुआ, फिर आगे बढ़ा फिर आगे हुआ, इस प्रकार से लगातार जो ग्रास नली होती है उसमें क्या होते रहते हैं, संकुचन होता रहता है। और जब ये लगातार संकुचन होता है तो ये इसके कारण से क्या होता है, ये बोलस होता है ये आगे की ओर बढ़ता है। किस ओर बढ़ता है, आगे की ओर। क्योंकि ये संकुचन हो रहे हैं, ये लगातार हो रहे हैं, क्रम से हो रहे हैं, इस कारण से इस गति को हम क्या कहते हैं, कर्माकुंचन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, कर्माकुंचन गति कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि कर्माकुंचन गति क्या होती है और किस प्रकार से ये बोलस को आमाशय की ओर धकेलने में सहायता करती हैं। दोस्तों इसके बाद में एक चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि जो ये ग्रसिका होती है, इस ग्रसिका की जो एक पाइप होती है, इस पाइप को मान लो यहां से काट दिया जाए। कहां से काट दिया जाए, यहां से। तो ऐसे गोल पाइप है। अब ये गोल पाइप किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बनी है, किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी है। तो हम ये देखने वाले हैं कि इस पाइप के अंदर कितनी परत पाई जाती है। हम ऐसे जैसे मान लो ये पाइप है और इस पाइप का ये सामने वाला हिस्सा हम देखने वाले हैं। कौन सा हिस्सा देख रहे हैं, हमें सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि ये हमारी क्या थी, पाइप थी, जो ये बाहर से ये बाउंड्री है। इसके अलावा यदि हम इसका अंदर वाला हिस्सा देखें तो ये मान लो इसके अंदर वाला क्या हो गया है, हिस्सा हो गया। अर्थात ये बीच में क्या है, खाली जगह, और यहां पर हमारा क्या पाया जाता है, भोजन पाया जाता है, अर्थात बोलस पाया जाता है। और ये जो पूरी की पूरी आप देख रहे हो, ये चारों तरफ, ये इस नली की क्या हो गई है, दीवार हो गई है, इसकी भित्ति हो गई है। अब इसकी भित्ति के अंदर कौन कौन सी परत पाई जाती है और कितनी परत पाई जाती हैं, हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे बाहर की तरफ इसमें एक परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे बाहर की तरफ एक परत पाई जाती है। और ये जो परत होती हैं, सबसे ये बाहर वाली परत, ये जो सबसे बाहरी परत आप देख रहे हैं, इस परत को हम एक नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सीरोसा। कौन सी परत कहते हैं, सीरोसा। इसकी जो भित्ति बनी है उसकी सबसे बाहरी परत है, उसका नाम क्या है, सीरोसा। इसके बाद में इसमें एक दूसरी परत है। क्या है, एक दूसरी परत। और ये जो दूसरी परत है ये दो हिस्सों से मिलकर बनी होती है। हालांकि ये जो दूसरी परत होती है कितने हिस्सों से मिलकर बनी होती है, दो। लेकिन इस पूरे हिस्से को हम एक नाम से जानते हैं और वो है आपका यहां से लेकर यहां तक। यह है आपका कौन सा, पेशीय स्तर। पहला स्तर कौन सा हो गया है, सीरोसा। और दूसरे नंबर का जो स्तर हो गया है वो हो गया है पेशीय स्तर। और इस पेशीय स्तर में टोटल कितने भाग हैं, दो। हालांकि उसको ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे।
हम यही देखेंगे कि कितनी परत पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ सिरोसा, उसके बाद में पेशीय स्तर, इसके बाद में एक जो परत पाई जाती है इस वाले तीसरे नंबर के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सबम्यूकोसा। क्या कहते हैं? सबम्यूकोसा। और सबसे अंदर ही अंदर की तरफ जो ये वाला हिस्सा बच गया है, भाई ये तो अंदर की तरफ वाला खाली जगह थी हमारी बीच वाली जगह, और ये वाली जो परत बच गई है उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। तो इस प्रकार से जो हमारी ये नली है, आहार नली है, ये जो आहार नली है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, जो आहार नली है, ये आहार नली की जो भित्ति होती है, भाई ये भित्ति आहार नली बनी है तो कोई ना कोई दीवार तो है ही जिससे ये बनी है। तो जो भित्ति होती है ये कितनी परतों से मिलकर बनी होती हैं? इसमें 4 परत पाई जाती हैं। कितनी परत पाई जाती हैं? 4 परत। भाई अंदर ही अंदर की तरफ तो ये खाली जगह हो गई जहां पर हमारा भोजन पाया जाता है। इसके बाद में जो सबसे पहली आंतरिक परत होती है उसको क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। क्योंकि इस परत के द्वारा एक ऐसा पदार्थ स्रावित किया जाता है जो एकदम गाढ़ा सा होता है, जैसे जेली नुमा पदार्थ होता है, और ये क्या करता है? जो सबसे आंतरिक परत होती है उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। क्योंकि भोजन होता है वो उसको क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। और आगे जब हम आमाशय की संरचना देखेंगे तो क्योंकि उसके अंतर्गत अम्ल स्रावित होता है, और वो अम्ल होता है हमारी त्वचा को या हमारी जो आंत होती है या आहार नाल जो होती है उसको क्या पहुंचा सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसकी सुरक्षा का क्या करता है? कार्य करता है। तो इससे क्या स्रावित होता है? म्यूकस, एक जेली जैसा पदार्थ। दूसरी परत होती है वो होती है सबम्यूकोसा। तीसरा मांसपेशियों से बनी हुई क्या होता है? पेशीय स्तर। और सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है? सिरोसा पाया जाता है। यह हमें ध्यान रखना है। यह पूरी आहार नली में ऐसी ही संरचना पाई जाती है। कुछ संरचनाएं कहीं पर ज्यादा होती हैं, कुछ कहीं पर कम होती है, वो अलग अलग जगह के हिसाब से होती हैं। लेकिन जो आहार नाल की भित्ति होती है उसमें ये चारों परत पाई ही जाती हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो अभी तक हम ग्रसनी को देख चुके हैं। इसके बाद में हम ग्रास नली को भी देख चुके हैं। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कहां से प्रारंभ होती है? ग्रसनी से। कहां तक जाती है? आमाशय तक जाती है। क्या काम करती है कि जो ग्रसनी ने भोजन को निगला है, जो बोलस है, उसको आपके कहां तक पहुंचाती है? आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। यहां पर कौन सी गति के द्वारा पहुंचाती है? उस गति का नाम होता है कर्माकुंचन गति। इसके अलावा एक्स्ट्रा एक चीज हमने पढ़ी कि आहार नली की जो भित्ति होती है वो कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? 4 परतों से मिलकर बनी होती हैं। ये 4 परत यदि हम बाहर से अंदर की ओर जाएं तब तो कैसी आएंगी? सिरोसा, पेशीय स्तर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। और अंदर से बाहर की तरफ उल्टा हो जाएगा। तो ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो आगे देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं किसको? आमाशय को। किसको देखने वाले हैं? आमाशय। सबको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्टोमक। सबसे पहले हम देखते हैं इस स्टोमक का डायग्राम। ये जो स्टोमक होता है यहां से ग्रास नली जुड़ी है और ऐसे इसकी संरचना पाई जाती है। एक थैलीनुमा संरचना के रूप में ये पाया जाता है। तो एक थैलीनुमा संरचना है जिसका आकार कैसा है? भाई थैलीनुमा है, और इसका जो आकार होता है ये जे अक्षर के समान, अंग्रेजी वर्णमाला का जो जे अक्षर होता है उस अक्षर के क्या होता है? समान होता है। जहां पर ये ग्रास नली और ये आपका आमाशय जुड़ता है, यहां पर एक क्या पाई जाती है? मोटी परत पाई जाती है। यहां पर एक क्या पाई जाती है? मोटी परत पाई जाती है। और ये क्या करती है? जो भी भोजन हम निगलते हैं उस निगले हुए भोजन को जैसे ही वो आपका आमाशय में आ जाता है उसको वापस ग्रास नली में जाने से क्या करती है?
रोकती है ये वाली संरचना। यहां से एकदम ये टाइट होता है, ये पाइप होती है एकदम क्या होती है, टाइट। जैसे आप किसी संरचना कोई होता है उसके अंदर आप एक रबर लगा दो और जिससे वो टाइट हो जाए, तो यहां से एक बार जब भोजन यहां पर आ गया अंदर, तो अब ये वापस नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ये टाइट हो जाती है। ये जो आपकी ये एक अवरोध होता है, ये केवल एक ही दिशा में खुलता है। जैसे आपका गेट होता है वो केवल एक दिशा में खुलता है, उसी प्रकार से ये वाला हिस्सा भी एक ही दिशा में खुलता है। ये जो अवरोध है, ये क्या है? एक अवरोध, और ये भोजन को वापस जाने से क्या करता है? रोकता है। ये अवरोध आपका किस किस के बीच में है? ग्रास नली और आमाशय के बीच में। किसके बीच में है? ग्रास नली और आमाशय के बीच में है। इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रसिका, ग्रसिका आमाशयी, ग्रसिका आमाशयी अवरोधिनी। क्या बोलते हैं? ग्रसिका आमाशयी अवरोधिनी। अवरोधिनी का मतलब हो गया एक अवरोध, एक ऐसी संरचना जो इसको क्या करती है? पकड़े रखती है, जकड़े रखती है। और क्योंकि ये जो हमारा आमाशय होता है, इसी के ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है? हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। जैसे हमारा यहां पर क्या होता है? ये आमाशय यहां से प्रारंभ होता है, यहां पर ये आमाशय है, इसी के ऊपर की तरफ यहां पर हमारा हृदय पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। और क्योंकि हार्ट को हम कार्डियक से बोलते हैं, हार्ट सब जो होता है उसे कार्डियक बोला जाता है, इस कारण से इस अवरोधिनी को हम कार्डियक, कार्डियक अवरोधिनी भी कहते हैं। कार्डियक अवरोधिनी, या इंग्लिश में कार्डियक इंस्पेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक इंस्पेक्टर कहा जाता है। और क्या काम करता है? अभी आपको बता दिया है कि जो भोजन एक बार हमारे आमाशय में आ गया है वो वापस कहां नहीं जाए? ग्रास नली में नहीं जाए। ऐसा ही एक अवरोधिनी यहां पर भी पाई जाती है, और ये आमाशय और छोटी आंत के बीच में पाई जाती है। किसके बीच में पाई जाती है? आमाशय और छोटी आंत के बीच में पाई जाती है। इसका क्या नाम होता है वो आगे हम देखने वाले हैं। अब इसके आमाशय के कौन कौन से भाग होते हैं? तो एक तो ये भाग होता है आपका, पहला जो भाग होता है ये वाला भाग, जहां पर आकर ये ग्रास नली खुलती है। दूसरा ये वाला हिस्सा होता है ऊपर वाला, और तीसरा ये वाला हिस्सा होता है। यहां पर आप देखोगे तो ये पहले नंबर का भाग हो गया है, ये दूसरे नंबर का भाग हो गया है, ये तीसरे नंबर का, और ये चौथे नंबर का भाग हो गया। अब हम देखते हैं कि इनके नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इस वाले हिस्से को हम देखते हैं, जहां पर आपकी ग्रास नली आकर खुलती है। इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? जठरागम भाग। जठरागम भाग। जठरागम क्यों? क्योंकि जठर कहते हैं आमाशय को, और आगम का मतलब शुरुआती, अर्थात ये आमाशय का एकदम शुरुआती भाग है जहां पर आपकी ग्रास नली आकर जुड़ती है, और इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं? जठरागम भाग कहते हैं। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ये जो दूसरे नंबर वाला है, कौन सा? दूसरे नंबर वाला, इसे क्या कहा जाता है? फंडस। क्या कहा जाता है? आमाशय के इस हिस्से को क्या कहा जाता है? फंडस कहा जाता है। तीसरा जो ये हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं काय, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं बॉडी, अर्थात ये आमाशय का सबसे मुख्य भाग होता है। यह आमाशय का कौन सा है? सबसे मुख्य भाग होता है। और जो चौथा हिस्सा है इसे हम क्या बोलते हैं? जठर निर्गमी भाग। इसे हम क्या कहते हैं? जठर निर्गमी भाग, क्योंकि यहां पर हमारा आमाशय क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। निर्गमी मतलब यहां से निकलेगा, मतलब निकलने वाला हिस्सा जो आपके आंत के साथ जुड़ेगा, और इसी को एक नाम से और जानते हैं, पाइलोरस। और क्या कहते हैं इसी को इंग्लिश में? पाइलोरस। तो इस प्रकार से आमाशय के कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं? पहले नंबर पे यह आपका जो हिस्सा दिख रहा है इसे जठरागम भाग कहते हैं।
और क्योंकि ये हमारे हृदय के पास ही होता है, इस कारण कार्डियक भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कार्डियक। ध्यान रखना। ये जो दूसरे नंबर वाला है इसे बोलते हैं हम फंडस। तीसरे नंबर का इसका जो मुख्य भाग होता है उसे बोलते हैं काय या बॉडी, और जो चौथे नंबर का होता है उसे हम बोलते हैं जठर निर्गमी भाग या पाइलोरस। इसके बाद में, क्योंकि अब देखो ये वाला जो आपको इंस्पेक्टर बताया था अभी, अर्थात एक अवरोधिनी बताई थी, ये किस किस के बीच में थी? हमारे आमाशय अर्थात जठर और आंत्र के बीच में। हमारे आमाशय और किसके बीच में है? आंत्र के बीच में। और ये जो वाला हिस्सा है इसे क्या बोल रहे थे? पाइलोरस। तो इसे हम क्या बोल देंगे? पाइलोरिक अवरोधिनी। क्या बोल देंगे भाई? पाइलोरिक अवरोधिनी, या फिर जठर निर्गमी अवरोधिनी। जठर निर्गमी अवरोधिनी। एक तरीके से गांठ लग गई है, हालांकि गांठ से तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन एक तरीके से एकदम टाइट हो गया है। यहां पर भोजन जो जितनी देर तक आमाशय में रहेगा वो ना तो यहां ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे आ सकता है। इसके बाद में मस्तिष्क से जैसे ही इसको संदेश मिलता है, उसके बाद में ये इंस्पेक्टर होते हैं, ये अवरोधनी होती है, ये खुलती हैं। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया है कि जो आमाशय होता है, इस आमाशय के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और क्या क्या वो काम करते हैं। अब इसके बाद में हम ये देखने वाले हैं कि आमाशय के अंदर कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो स्रावित होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये आमाशय है, इस आमाशय के जो मान लो ये इसकी आंतरिक सतह है, और आंतरिक सतह अभी आपको बताया था, ये मान लो इसकी भित्ति है, आमाशय की भित्ति होगी। भित्ति में सबसे ऊपर की तरफ एक परत पाई जाएगी यहां पर, ये दूसरी बाहर की तरफ परत, यहां पर ये परत और ये परत। तो ये वाली परत सबसे बाहर की तरफ, ये 2 नंबर की, और इसी का ये वाला हिस्सा है, ये 3 नंबर की परत होगी और ये 4 नंबर की परत होगी। और इन चारों के नाम बताए थे। अभी आपको बताया था कि जो पूरा आहार नाल होता है उसकी भित्ति होती है 4 हिस्सों से मिलकर बनी होती है। सबसे अंदर ही अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है उसे क्या बोल देते हैं? म्यूकोसा। क्या कहते हैं? म्यूकोसा। और अभी आपको बताया था कि जो ये म्यूकोसा परत होती है, इसके द्वारा एक तरल पदार्थ, एक जेली जैसा पदार्थ अर्थात म्यूकस होता है, वो स्रावित किया जाता है। चलो हम दोबारा से इसका एक डायग्राम बनाते हैं आमाशय का, जिसमें हम समझेंगे कि आमाशय में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो ये है आमाशय। और आमाशय में जो इसकी परत होती है, उस परत के अंदर कुछ क्या पाई जाती हैं? ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, और इनमें अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर जो परत है ऊपर की तरफ, यहां पर ये सारी परत जो इसको ढककर रखती है अंदर की सबको, वो तो है आपका म्यूकस। क्या है? म्यूकस। जिससे कि हमारी जो आमाशय होती है उसको क्या किया जा सके? बचाया जा सके। किससे बचाया जा सके? वही हम देखने वाले हैं। यहां पर क्या पाई जाती हैं? कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुछ कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं म्यूकस कोशिका। क्या बोलते हैं? म्यूकस कोशिका। और ये म्यूकस कोशिका ही क्या किसका स्राव करती हैं? म्यूकस का स्राव करती हैं। इसके बाद में इसकी जो परत होती है, इस परत में यहां पर कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम होता है ओक्जेंटिक कोशिका। क्या बोलते हैं उसको? ओक्जेंटिक कोशिका। ध्यान से सुनने की बात है कि ओक्जेंटिक कोशिका होती हैं, या इन्हें हम क्या बोलते हैं? पेराइटल
इन्हें हम क्या बोलते हैं? पेराइटल सेल, पेराइटल कोशिका। ये जो कोशिकाएं होती हैं इनसे एक पदार्थ स्रावित होता है, ध्यान से सुन लेना, उस पदार्थ का नाम होता है HCl। और ये एक बहुत ही तेज अम्लीय पदार्थ होता है। अभी आपको बताया था कि जो ये म्यूकस होती है ये आपकी इस आमाशय को बचाती है। किससे बचाती है? इस HCl से ही बचाती है। तो इस कारण ध्यान रखना, हमारे आमाशय से एक अम्ल स्रावित होता है जिसका नाम क्या होता है? HCl। और ये HCl होता है, ये कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, या इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं पेराइटल सेल। इसके अलावा यहां पर कुछ और कोशिकाएं भी होती हैं और उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं चीप सेल, या उन्हें हम बोलते हैं पेप्टिक सेल। चीप सेल या पेप्टिक सेल। और जो ये कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं के द्वारा क्या स्रावित किए जाते हैं? एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। क्या स्रावित किए जाते हैं भाई? एंजाइम। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि आमाशय में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। म्यूकस कोशिकाएं होती हैं, ये किसका स्राव करती हैं? म्यूकस का स्राव करती हैं। दूसरी ऑक्जेंटिक कोशिका या पेराइटल कोशिकाएं होती हैं, वो किसका स्राव करती हैं? HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और चीप सेल या पेप्टिक सेल होती हैं, वो किसका स्राव करती हैं? एंजाइमों का स्राव करती हैं। आमाशय से जो भी एंजाइम स्रावित होते हैं उनका स्राव कौन करता है? आपकी चीप सेल। अब आमाशय से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? ध्यान से सुनना। एक निष्क्रिय एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम है? निष्क्रिय, मतलब सीधा सक्रिय नहीं होता है, निष्क्रिय रूप में स्रावित होता है। और उस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिनोजन। उस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिनोजन। ये कौन सी कोशिका के द्वारा स्रावित हो रहा है? चीप सेल के द्वारा। एक तो ये एंजाइम हो गया। दूसरा एंजाइम होता है, उसका नाम है रेनिन। दूसरा एंजाइम कौन सा है? रेनिन। और तीसरा जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? हमारा आमाशयी लाइपेज। क्या हो गया है? आमाशयी लाइपेज। आमाशयी तो क्योंकि आमाशय के द्वारा स्रावित होता है, और लाइपेज एक एंजाइम है। लाइपेज एंजाइम हमारी आंत के द्वारा भी स्रावित होता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। उसको अलग करने के लिए ही इसको हमने क्या लिखा है? आमाशयी एंजाइम। इसके अलावा जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं इसके द्वारा एक पदार्थ और स्रावित होता है जिसका नाम क्या होता है? हमारा इंट्रेंसिक फैक्टर। कौन सा हो गया है? इंट्रेंसिक फैक्टर, शॉर्ट में इसे बोलते हैं IF। क्या बोलते हैं? IF। तो आमाशय में संरचना के बाद में हमें यह देखना है कि कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। म्यूकस कोशिका म्यूकस स्रावित करती है। ऑक्जेंटिक कोशिका या पेराइटल कोशिका, दो चीज, एक तो आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके अलावा एक IF फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये दोनों कहां पर काम आते हैं हम बताने वाले हैं। इसके अलावा तीसरी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं चीप सेल या पेप्टिक सेल। और ये क्या करती हैं? आमाशय में जो एंजाइम स्रावित होते हैं वो कौन सी कोशिकाएं स्रावित करती हैं? ये चीप सेल स्रावित करती हैं। कौन कौन से एंजाइम? एक निष्क्रिय एंजाइम है पेप्सिनोजन, इसके बाद में रेनिन, और इसके बाद में आमाशयी लाइपेज। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि ये सारे के सारे जो एंजाइम हैं या HCl है ये कैसे काम करता है। अगर आपको सही तरीके से पढ़ना है तो फिर उसको आमाशय को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके कार्य होते हैं वहीं से क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं। तो एक तरीके से हम सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? आमाशय के कार्य। ये जो भी आपको बताएंगे आमाशय के क्या है? कार्य। सबसे पहले नंबर पे जो हमारा भोजन ग्रास नली से बोलस के रूप में आया है उसका पहला स्टेशन होता है
वो होता है आमाशय। भाई हमने मुख के अंदर तो क्या रखते हैं, उसको थोड़ी सी देर रखते हैं, चबाते हैं, ग्रसनी के द्वारा उसको निगल लेते हैं और निगलने के बाद में सीधा वो कहां आ जाता है, हमारे आमाशय में। किसकी सहायता से? ग्रास नली की सहायता से। और पहला स्टेशन जहां पर आकर वो भोजन रुका है वो है आमाशय। तो यहां पर भोजन होता है, भोजन ये रुकता है पहली बार। और कितनी देर के लिए रुकता है भाई भोजन? तो भोजन रुकता है लगभग 4 से लेकर 5 घंटे। आमाशय में भोजन होता है, खाने के बाद में कितनी देर तक रुकता है? 4 से 5 घंटे तक रुकता है। इस आमाशय की क्षमता कितनी होती है? हम कितना भोजन रख सकते हैं भाई? रुकता तो है, कितना रख सकते हैं? तो यदि मैं सामान्य स्थिति के बारे में बात करूं तो सामान्य स्थिति में तो 1 से लेकर 1.5 लीटर तक इसकी कैपेसिटी होती है आमाशय की सामान्य स्थिति में। लेकिन कई बार हम शादी ब्याह में जाते हैं और वहां पर ज्यादा खा लेते हैं, पेट बहुत ज्यादा भर जाता है। अर्थात क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा खाना खा लिया है तो उस स्थिति में क्या होगा, ये 3 से 4 लीटर इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रेच हो गया, फूल गया, तो उस स्थिति में कितना भोजन रख लेगा? 3 से 4 लीटर। और सामान्य स्थिति में इसकी जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? 1 से लेकर 1.5 लीटर। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो इसका हम कार्य देखने वाले हैं, इससे एक क्या स्रावित होता है? HCl स्रावित होता है। और अभी आपको यह भी बता दिया है कि ये HCl होता है कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, याद रखना। इसके द्वारा क्या स्रावित होता है? HCl। अब ये HCl क्या क्या काम करता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो आपको एक बात बताई थी कि जो भी हम खाना खाते हैं, अब जो खाना हमने खाया है तो उसके अंतर्गत क्या हो सकते हैं? अलग अलग प्रकार के रोगाणु हो सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो एकदम शुद्ध खाना था। उसके अंतर्गत कोई जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई फंगस हो सकता है, या अन्य कोई गंदगी है वो भी हो सकती है। कई बार हम भोजन ऐसी जगह से खाते हैं जहां पर इनकी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस कारण से सबसे पहला काम ये जो करता है कि भोजन होता है, भोजन में उपस्थित, जो भोजन होता है उसके अंदर उपस्थित जो रोग कारक होते हैं, रोग कारक, उनको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। कैसे कर देता है भाई? रोग कारक हैं, जीवाणु हैं, ये सारे के सारे जीव हैं। और जीव हैं इतने एसिड के अंदर, इस एसिड की पीएच होती है ना, वो कितनी होती है? 1 से लेकर 2, अर्थात बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। याद रखना, बहुत ज्यादा क्या होता है? एसिडिक। इस कारण से इस इतनी पीएच के अंतर्गत जो ये रोग कारक होते हैं ये क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो पहली बात तो हमें क्या कर दी? रोगों से सुरक्षा प्रदान कर दी। क्या प्रदान कर दी? रोगों से सुरक्षा प्रदान कर दी। दूसरे नंबर पे अभी आपको बताया था कि जो चीप सेल होती हैं उनके द्वारा एक एंजाइम स्रावित हुआ था जिसका नाम था पेप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम था? पेप्सिनोजन। और यह आपको बताया था कैसा एंजाइम होता है? निष्क्रिय एंजाइम होता है। और यह निष्क्रिय एंजाइम सक्रिय रूप में बदलेगा जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिनोजन का सक्रिय रूप क्या होता है? पेप्सिन। इसको बदलेगा कौन? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन बदलेगा? तो यहां पर काम आएगा कौन? HCl। यहां पर कौन काम आएगा भाई? HCl काम में आएगा। और फिर ये पेप्सिन होगा वो किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। और हमारी प्रोटीन को किस में तोड़ देगा? एमिनो अम्ल में तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा? एमिनो अम्ल में तोड़ देगा। तो ये ध्यान से सुनने की बात है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य यही कर रहा है। ठीक है। और इसके अलावा भोजन में जो रोग कारक होते हैं उनको समाप्त करने का कार्य भी करता है। इसके बाद में आ जाओ भाई आमाशय के 4 नंबर के कार्य पे।
अभी आपको बताया था कि इस चीप सेल के द्वारा एक क्या होता है, एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम क्या होता है, रेनिन। ध्यान से सुनने की बात यह है कि ये रेनिन होता है, ये बच्चों में स्रावित होता है। बच्चों में, जो बच्चे, कौन से बच्चे, जो दूध पीते हैं। अब आप बोलोगे भाई दूध तो सभी पीते हैं, बड़े भी पीते हैं, लेकिन दूध किसका, मां का। अर्थात जो अपनी मां का दूध पीते हैं उस समय, या 1 साल तक मान लो आप, 1 साल 2 साल, उन बच्चों में क्या होता है, ये एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम क्या होता है, रेनिन। और ये रेनिन होता है, ये दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है केसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है, केसीन। इस केसीन प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेराकेसीन में। किसमें बदलता है, पेराकेसीन में बदल देता है। और इस पेराकेसीन को बाद में किसमें बदल दिया जाता है, एमिनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। ध्यान से सुनना, कई बार क्या होते हैं, क्योंकि ये रेनिन होता है, ये किसको तोड़ता है, हमारे केसीन को किसमें कन्वर्ट करता है, पेराकेसीन में। इसी कारण कई बार जो बच्चे होते हैं जब दूध पीते हैं, और दूध पीने के बाद में कई बार उनके मुख से वो दूध होता है फटे हुए दूध के जैसा वापस बाहर की तरफ आ जाता है। वो क्यों आया है, क्योंकि वो केसीन था, वो पेराकेसीन में एमिनो अम्लों में बदल गया और फिर वो बाद में आता है, खट्टा होता है एक तरीके से। तो इस कारण से इसको बदलने का कार्य कौन करता है, रेनिन करता है। यह हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर का हम कार्य देखें आमाशय का, तो अभी आपको बताया था कि एक लाइपेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम। और क्योंकि ये लाइपेज एंजाइम है, ये कहां से स्रावित हुआ है, आमाशय से स्रावित हुआ है। इस कारण इसे आमाशयी लाइपेज कहते हैं। कौन सा लाइपेज कहते हैं, आमाशयी लाइपेज। और ये लाइपेज एंजाइम होता है, ये किसको तोड़ने का कार्य करता है, लिपिड को। किसको तोड़ता है, लिपिड अर्थात वसा को। और वसा को जब ये तोड़ता है तो ये किसमें बदल देता है, ये बदल देता है हमारे वसीय अम्ल में। किसमें बदलता है, वसीय अम्ल में। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता, मुख से। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ हुआ, आमाशय से। लाइपेज का पाचन कहां से प्रारंभ हुआ, आमाशय से। तो ये सारे कार्य आपको बता दिए। इसके अलावा एक चीज आपको बताई थी कि जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा एक फैक्टर स्रावित होता है जिसका नाम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन सा होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये विटामिन B12। कौन सा विटामिन है, विटामिन B12, जिसका आपका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। क्या नाम होता है, साइनोकोबालामीन। किसका, विटामिन B12 का। उसका क्या करवाता है, अवशोषण करवाता है। क्या करवाता है भाई, अवशोषण। कई बार लोगों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके जो आमाशय होता है उसके द्वारा कौन सा फैक्टर स्रावित नहीं होता है, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर स्रावित नहीं होता है, जिसके कारण से खाने के अंदर जो भी विटामिन B12 होता है वो आपका अवशोषित नहीं हो पाता है। और उन व्यक्तियों में विटामिन B12 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से आमाशय के क्या क्या कार्य होते हैं और ये एंजाइम होते हैं वो किस किस प्रकार से काम करते हैं, ये हमने यहां पर देखा है। आमाशय के कार्य, और क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न बने सकते हैं। तो आप सभी को ये जो अभी आपको पढ़ाया गया है ये कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।